हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस या एक एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और उससे कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक कॉइल लेता हूं जिसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे। मैंने एक कॉइल लिया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। टोटल टर्न्स इन अ कॉइल कितने माने मैंने, n माने। सही है जी। मैंने बोला एक टर्न की मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी है, 5b है। मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी है, 5b है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स की बहुत सारी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, तो मैं टोटल की बोल लेता हूं। सबकी मैग्नेटिक फ्लक्स हुई 5t। एक की अगर 5b है, टोटल टर्न्स कितने हैं n, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी हुई n इंटू 5b। n इंटू 5b। अब तुम्हें याद होगा, अगर इसमें करंट जा रहा था I, तो उसके कारण एक, अगर ये करंट इंक्रीजिंग है, अगर ये करंट इंक्रीजिंग है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में I इंड्यूस हो जाता है। याद होगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट I इंड्यूस होगा। इंक्रीजिंग करंट को अपोज करता है, डाइंग करंट को सपोर्ट करता है इंड्यूस करंट, तो ऑपोजिट में आएगा। तो ये इंड्यूस करंट क्यों आया था, क्योंकि I इंक्रीज हो रहा था। I इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। इसके कारण EMF आया, EMF के कारण करंट आया। बिल्कुल बेसिक सी बात है, यही हम पिछले 5 लेक्चर से समझ रहे हैं। सही है जी, ओके। अब मुझे बताओ, ये जो 5b है, ये जो 5b है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, BA cos थीटा। तो ये B पे भी डिपेंड करता है, A पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है। अब B पे डिपेंड करने का मतलब हुआ ये I पे डिपेंड करेगा। अगर I बढ़ेगा तभी तो B बढ़ेगा। तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ 5B है वो करंट पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? करंट पे, यानी कि इस वाले करंट पे लो। अगर करंट बढ़ा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ 5B करंट पे डिपेंड करता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर 5B को मैं इक्वल टू ले आऊं और एक कांस्टेंट लेकर आता हूं जिसको बोलता हूं L। इस L को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस L को बोला गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनी, सब समझाएंगे। अभी के लिए सुनो, इसको क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी जो यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, उसको हम बोलते हैं हेनरी। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी में मेजर किया जाता है या वेबर पर एम्पियर में भी मेजर किया जाता है। एक ही बात है, या तो हेनरी बोलोगे या वेबर पर एम्पियर बोलोगे। समझे? 5B, देखो एक कॉइल था तो बहुत सारे कॉइल हो जाएंगे तो 5T आ जाएगा, तो मैं 5B की जगह 5T भी लिख सकता हूँ सारे कॉइल्स की। तो ये हुई L इंटू आई। 5T की वैल्यू थी कितनी, N इंटू 5B इज इक्वल टू L इंटू आई। तो L की वैल्यू कितनी आई, N5B बाय आई। N5B बाय आई। सही है जी, ये आई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू या फॉर्मूला। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? आगे चले, पक्का? ठीक है जी। अब आपको याद होगा कि जो चेंज होने से आपके एक सर्किट में क्या बोलते हैं, EMF कितना इंड्यूस होता था। EMF इंड्यूस के लिए फैराडे ने सेकंड लॉ दिया था, वो बोलता था जो EMF इंड्यूस होगा वो होता है माइनस ऑफ d5b बाय चेंज इन टाइम यानी dt। एक कॉइल का 5b है, तो हमारे पास तो बहुत कॉइल है, तो मैं इसको d5t बाय dt लिख दूं। तो 5t की वैल्यू मैंने ये निकाल ली है, 5t की वैल्यू मैंने निकाल ली थी ये थी ना 5t की वैल्यू। तो मैं 5t की वैल्यू यहाँ रखता हूँ। 5t की वैल्यू ये रही ना Li, तो मैं यहाँ रखूँगा तो लिख सकता हूँ माइनस ऑफ d Li अपॉन dt, माइनस ऑफ d Li अपॉन dt। L कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर वैल्यू आई थी तो कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो बचेगा माइनस ऑफ L di बाय dt। ये क्या आया, EMF आया। ये क्या आया, EMF आया। और इसका मोड ले लो, माइनस हटा लो, माइनस कुछ नहीं, इसका मोड ले लो, माइनस हट जाएगा ना। माइनस को कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगाओ ना लगाओ, सिर्फ डायरेक्शन की बात होती है। मैं इसका मोड हट लेके माइनस हटा रहा हूँ, तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हो। L की वैल्यू आएगी E बाय di बाय dt।
ई बाय डी आई बाय डी टी। यहीं से एल की डेफिनेशन आई, यहीं से एल की डेफिनेशन आई। तो यहाँ से जो एल की डेफिनेशन आई वो डेफिनेशन ये है, इसको रब कर दूँ पहले, वो ये बोलती है एल की डेफिनेशन कि अगर चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 हो, अगर चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 के इक्वल हो, चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 हो, कितना हो, इफ चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम is 1 ampere per second, then coefficient of self inductance is the EMF induced in the loop, in the coil। मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इंड्यूस के बराबर ही होता है अगर उस सर्किट में, उस लूप में चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 एम्पियर पर, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो एल और ई इक्वली होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस ईएमएफ इंड्यूस के इक्वली होता है। ये डेफिनेशन है इसकी। कोई पूछ ले इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इस फॉर्मूला से डेफिनेशन बनी है कि एल क्या होता है, ईएमएफ ही होता है अगर चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 एम्पियर पर सेकेंड, और 2 हो तो अलग हो जाएगा। याद रखना इस बात को। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां से एल की वैल्यू आई। ये दो फॉर्मूले आप एल के याद रखोगे। पहले हमने निकाला था, क्या निकाला था एल का फॉर्मूला, ई बाय डी आई बाय डी टी। इसका मोड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला पहले लिखा था तो उसको नोट करें, समझ में आएगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए निकालें। सोलेनॉइड मतलब इसमें बहुत सारे कॉइल्स हों, उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला बनाएंगे। डेरिवेशन आ सकती है, न्यूमेरिकल आता है, तो अगले लेक्चर में करेंगे वो। मिलते हैं अगले एक और लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, छोटे छोटे से लेक्चर एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।